गाइस, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। अभी है पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस। ओके, पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस जो हो जाते हैं, मतलब जो एडजर्नमेंट करना पड़ता है अपने स्पीकर सर को, एडजर्नमेंट साइन डे हो जाता है, तो उन सब के रीज़न, वे फॉरवर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है? सोर्स मैंने यूज़ किया वाजीराम, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। उनकी येलो बुक्स आती है, येलो बुक से मैंने इसको समराइज़ किया है, और मैं वाजीराम का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं इससे मेरा रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो पार्लियामेंट्री डिस्टर्बेंस, तो पार्लियामेंट्री डिस्टर्बेंस इज वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, बट इसका एक बैकड्रॉप ये है कि इसका मिसयूज़ बड़ा हो रहा है आजकल। तो in that regard this whole page is dedicated, so let's dive deep. So misuse कैसे होता है? डिस्कशन ऑफ रियल अवॉइडिंग इम्पोर्टेंट अनकम्फर्टेबल इश्यूज। ओके, अपोजिशन बड़ी ज़्यादा यूज़ करती है, तो जैसे कि कास्ट सेंसस के ऊपर हो गया, फिर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया, तो उसमें भी हल्ला हो गया था कि अपोजिशन वॉज डिमांडिंग मिस्टर खरगे सर कि आप अभी कर लो, वी आर रेडी, वी आर ऑल्सो गिविंग अवर असेंट, पर आप क्यों नहीं कर रहे? फिर ये कुकीज़ हो, मणिपुर जो इश्यू था, उसमें पार्लियामेंट डिस्टर्बेंस बहुत देखे गए, और ये कॉमन फिनोमेना है। अगर अपोजिशन को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, तो रूलिंग पार्टी के खिलाफ अपोजिशन पार्लियामेंट डिस्टर्बेंस यूज़ करते हैं, टैक्टिक्स। फिर लो टाइम फॉर अनलिस्टेड डिस्कशन। सो अनलिस्टेड डिस्कशन मतलब उसमें कैसा होता है कि आपको कोई भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना है, तो उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। उसको जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं पार्लियामेंट के, जो स्पीकर सर यहाँ बैठते हैं और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बैठते हैं, तो उनको नोटिस जाता है, वो एनालाइज करते हो, फिर उसके लिए मिलता है। पर उसके ये पार्लियामेंट्री डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके लिए लो टाइम फॉर अनलिस्टेड डिस्कशन, मतलब अनलिस्टेड डिस्कशन बात ही नहीं हो पाती। उसके बाद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टीज इज इक्वल टू लोअर इन टाइम, रिडक्शन इन टाइम फॉर डिस्कशन इन पर्टिकुलर सेशन। तो भी पार्लियामेंट, आपको ये भी पता होगा कि इंडियन पार्लियामेंट मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड पार्टीज़। तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो है जो जो इलेक्शंस जीतती है, पर रजिस्टर्ड पार्टी वो है जो रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, पर वो अनफॉर्चुनेटली जीतती नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, वो रजिस्टर्ड पार्टी से। तो ऐसे ही रीजनल पार्टीज़ और काफ़ी पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, वो जीतते भी है रीजनल इशू को रेज करके, तो उनको फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स मिलेगी, और उससे क्या होगा, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा। अभी मान लो आज का 6 घंटे का दिन है, पूरा सेशन है, तो 6 घंटे के सेशन में मान लो 50 एमपी को बोलना है, तो जो टाइम मिलेगा, और 80 एमपी को बोलना है, तो टाइम जो मिलेगा 6 घंटे में, तो पर एमपी टाइम विल रिड्यूस। तो वो बता रहा है ये डिस्कशन, लो टाइम फॉर डिस्कशन इन पर्टिकुलर सेशन। देन स्केर्स रिसोर्ट टू डिसिप्लिनरी पावर बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। तो स्पीकर एंड चेयरमैन भी कई एमपी को निकाल दे सकते, जैसे एमपी है एक महुआ मोइत्रा वेस्ट बंगाल से है, दीदी जी की गवर्नमेंट से, तो उनको अभी निकाल दिया था। फिर एथिक्स कमेटी में रिपोर्ट गई थी उनकी, एथिक्स कमेटी में वो पूरा इसका स्क्रूटिनी हुआ था, और यूपीएससी मेंस में इसका क्वेश्चन भी आया था एथिक्स कमेटी के ऊपर। तो स्पीकर और चेयरमैन भी अपना वो यूज़ करते हैं, तो उससे भी फिर कई एमपीज़ में ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। तो अगेन पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस, प्रिवेलिंग पार्टी ओवर मेंबर्स। सो पार्टी का ज़्यादा वजूद सुना जाता है, पार्टी को ज़्यादा सुनते हैं अकॉर्डिंग टू लेदर मेंबर्स। वीप भी होता है, वीप आपको पता हो तो, कि सारे एमपी होते हैं, जो भी लेजिस्लेचर में बैठते हैं एमपी, उनको अपनी पार्टी का कमांड, हाई कमांड से जो भी ऑर्डर होता है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो फिर दे हैव टू रिज़ाइन, और रिज़ाइन फ्रॉम दैट पोस्ट। वो हुआ था जो ट्रिपल तलाक वाला था, ट्रिपल तलाक, उसमें माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया था, क्योंकि वो उनकी पर्सनल कॉन्शियस
ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ थी। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल, इट ऑल्सो मोर फोकस ऑन पार्टी रेदर देन एम पी। सो उसमें कहा भी जाता है एंटी डिफेक्शन में कि इट प्रमोट्स होलसेल डिफेक्शन रेदर देन रिटेल डिफेक्शन। देन टू मेक और कीप गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मणिपुर इश्यू, मतलब पूरी अपोजिशन पार्टी बोल रही थी कि पीएम सर आप आओ और एक बार इसके ऊपर अपना कोई भी बयान दो पार्लियामेंट के अंदर। पर पीएम सर हमारे कोई काम से नहीं आ पाए थे, तो उसमें भी ये डिस्ट्रप्शन हुई थी पार्लियामेंट की। ओके, देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके? रिडक्शन इन लेजिस्लेचर टाइम, डिबेट ऑन इम्पोर्टेंट बिल, एग्जाम्पल बजट। तो भी इतने सारे लोगों को अपना ओपिनियन रखना है तो वो डिस्कशन ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, फिर वेस्टेज ऑफ स्केर्स टैक्स पेयर्स मनी। 1 मिनट ऑफ पार्लियामेंट, 1 मिनट ऑफ पार्लियामेंट इज इक्वल टू 25 लाख रुपये, 25 लाख रुपीज इज पर मिनट्स कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंट। देन रैपिड एंड डिबेटलेस पैसेज ऑफ बिल, इसमें डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। फाइनेंशियल बिल ऑफ 2018 पास्ड इन जस्ट 25 मिनट्स। 15-16 लोकसभा इलेक्शन 35% बिल पास्ड विद इन 1 आवर। तो देख लो, मतलब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, अभी ये क्वेश्चन है हमारी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर, दैट आर वी रियली पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर बहुत बड़ा। वी आर द one of the oldest democracy, we say this we are going in right direction, ये हमारे ऊपर एक क्वेश्चन है। देन एम्पावरमेंट ऑफ अनस्किल्ड पार्लियामेंटेरियंस। सो आपको भी पता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन एमपी इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सिंस इंडिपेंडेंस। एक रिसेंट डेटा दूँ अगर मैं आपको 18th लोकसभा का, तो वो क्या है? 46% एमपी इन लोकसभा 18th लोकसभा फेस क्रिमिनल चार्जेस, और इसको न्यूमेरिकली बोले तो 251 आउट ऑफ 543 एमपीज। और इसमें भी एक और फैक्ट है, केरला में जितने भी एमपी है उसमें 95% एमपीज फेस क्रिमिनल केसेस। उसके न्यूमेरिकली देखें तो 19 आउट ऑफ 20। केरला में 20 एमपी है, उसमें से 19 एमपी के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। डिस्पाइट दैट केरला इज मॉडल फॉर गुड गवर्नेंस। वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेल्स होते हैं मिडल ईस्ट में जाते हैं फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है इसमें। अभी आप एक काम करना, मुझे वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मुझे कमेंट में आप बताओ कि केरला में वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वे फॉरवर्ड, जो चैलेंज इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो डिस्कशन और मोशन टेकअप सेट नंबर ऑफ एमपी लिमिट। डिस्कशन और मोशन जो भी हम लेते हैं उसमें सेट नंबर ऑफ एमपीज लिमिट, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज की लिमिट लगाओ कि भाई, क्योंकि 50 एमपी तो आपको चाहिए ही, कोई भी मोशन पास करना हो, या 100 एमपी चाहिए, वैसे मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट, नो सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट मतलब राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा चेयरमैन रिमूवल, उसमें मिनिमम नंबर क्राइटेरिया। अब आप ये भी बताना कितना है मुझे, ठीक है, कमेंट में। लेट्स बी एंगेजमेंट बेस्ड, लेट्स एनकरेज एंगेजमेंट बेस्ड लर्निंग। फिर गारंटेड टाइम फॉर अपोजिशन, तो अपोजिशन को आप एक टाइम दे दो कि ऐसा होता अभी अपोजिशन, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं थे हमारे, लीडर ऑफ अपोजिशन एब्सेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन 16th and
17th लोकसभा। तो ये क्या दर्शाता है कि भाई क्या ही टाइम मिलेगा, लीडर ही नहीं है अपोजिशन में, तो फिर उनका वो क्रेडिबिलिटी जो इम्पोर्टेंस ही कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिटेन गवर्नमेंट से एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रिटेन गवर्नमेंट में क्या है, 20 days per year for opposition, the opposition decides agenda for the day to discuss the important मैटर व्हाट दे थिंक इट इज़ राइट। और ब्रिटेन में एक और भी है, शेडो गवर्नमेंट का कंसेप्ट वो पता है, शेडो गवर्नमेंट होती है, शेडो कैबिनेट, एकदम अल्टरनेट गवर्नमेंट रेडी ही रखते हैं। अगर मतलब चलो पूरा जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और पार्लियामेंट चली और जो मेजोरिटी पार्टी को रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, तो उनकी शेडो कैबिनेट होती है, वो सीधी रिप्लेस कर लेती है करंट गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ का जो पीएम होगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन विल बिकम पीएम। और जो शेडो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो करंट कैबिनेट मिनिस्टर को रिप्लेस करने, जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह है, तो भाई वहाँ पे जो शेडो कैबिनेट होंगे वो सीधा अमित शाह सर को रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो 20 days per hour मॉडल है, ये हमें लेना चाहिए। ये सब बाजीराम की नोट से आया है भाई, कई लोग मतलब देख लो बाजीराम का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सो आई ट्रस्ट देम वेरी मच। एंड अदर सोर्स भी फॉलो करना चाहिए जो आपको सही लगता है, पर ऐसे ऐसे यूनिक पॉइंट्स होने चाहिए। मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक पता नहीं चला था, पर मैंने ये बाजीराम की येलो बुक्स उठाई तो ये निकला। सो मतलब भाई वर्थ तो है रीड कर लेना एक बार, एक मेंस रिलेटेड टॉपिक्स, बाकी आप अपना स्टडी पोर्शन से कर लो। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो एनफोर्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्रेशन, कि भाई अब वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी डिस्क्रेशन कम करना चाहिए, रिड्यूस द डिस्क्रेशनरी पावर्स। देन एथिक्स कमिटी एस्टैब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट, पेनल्टी फॉर मिसबिहेवियर फॉर पार्लियामेंटेरियंस। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ यहाँ पर आपको, ये रेड में लिखना पड़ेगा मुझे। दिल्ली के एक एमपी है, उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ। अभी डेरोगेटरी वर्ड्स, ये बात होगी 2023-24, 2023-24 की बात है। तो मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंटेरियंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर दिस से इन गवर्नमेंट इन पार्लियामेंटेरियन डिबेट। सो ये इन हाउस प्रोसीजर होना चाहिए कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करो। देन ये रोल मॉडल है ना भाई, ये लोग ही रोल मॉडल है हमारे यूथ के, जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। तो आज के जो पार्लियामेंटेरियंस है वही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं फ्यूचर 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 पॉलिटिशियंस के लिए, फ्यूचर रूलर्स के लिए। तो एक हायर मोरल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो हमारे जो नए जो यूथ हमारा अंदर पॉलिटिक्स में जाएगा वो और भी मोरालिटी को प्रमोट करे। सो हमारी 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 दुनिया एक बेहतर प्लेस बन सके रहने के लिए सभी कम्युनिटीज़ के लिए। और पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड आंसर क्वेश्चंस, यूके में ये ऑलरेडी चलता ही है। यूके में जो प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते ही है। जैसे कि इसमें आपको मैं अगर एग्जांपल देना है तो मणिपुर इश्यू हम कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट इतना प्रोएक्टिवली नहीं किया था जितना उनको करना चाहिए था शायद, क्योंकि अपोजिशन बहुत ही आउटरीजियसली रेस कर रही थी इस इश्यू को, कुकीज़ो कॉन्फ्लिक्ट। सो ये अगर आपको लिखना है कि नहीं लिखना है आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, कि आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखना। ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, एग्जामिनर का माइंडसेट में पता नहीं कैसा होगा। देन ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स फॉर सेट पीरियड्स फॉर मिसबिहेवियर। तो ये किसने बोला था, 2001 में कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स हुआ था। तो उन्होंने ये एक ऑप्शन, ये अपना कंसेंसस बताया था। देन इंक्रीज नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग्स। सो जो सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं हमारे, 3 सेशंस। सो आप इसकी टाइम लिमिट बढ़ा, 2-3 महीने के लिए मिलता है। सो इंक्रीज टाइम लिमिट।
ताकि सबको पार्टिसिपेट करने का बराबर से मौका मिल पाए अपने पॉइंट रिप्रेजेंट करने का। द नंबर ऑफ डिस्कशन कंडक्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। जस्ट अ मिनट हो भाई, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से चालू करता हूँ अभी। अब इंडियन पार्लियामेंट में आते हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर, इंडियन पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर अनाउंस्ड 106 टाइम्स, मतलब अमेंडेड 106 टाइम्स इन 78 ईयर्स। देन स्टेट पोल, उसका बड़ा स्टेट का रोल बड़ा लो है इंडियन पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर्स में। देन चेंज दो सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी काफ़ी हो जाता है, जैसे कि सिंपल अमेंडमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल रूल जिसमें स्टेट का कंसर्न नहीं होता। विद यूटी यूनियन टेरिटरी, मतलब टेरिटोरियल सुप्रीमसी है पार्लियामेंट के पास कि टेरिटरी के रिलेटेड कुछ भी करना है तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से क्वेश्चन अपने हिसाब से अमेंड कर सकती है। दैन इमरजेंसी पावर्स, आर्टिकल हम सबको जानते हैं, हम सब जानते हैं आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी 352 356, आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी, इसका मिसयूज़ हुआ था हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर से, वो हम सबको पता है। दैन नो कॉन्फिडेंस मोशंस अगेंस्ट पॉपुलर मेजोरिटी गवर्नमेंट, ये भी एक फ़ीचर है। इलेक्टोरल पावर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस। दैन नॉट अनलिमिटेड पावर, not unlimited power, parliament don't have unlimited power, so not parliament is sovereign। ओके यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं, केशवानंद भारती केस 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो लिमिटेड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करती है। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रिजिड भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, वो यू कैन नॉट ऑल्टर दैट। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री हो रहेगा, दो हाउस है राज्यसभा लोकसभा, तो इसको प्रेसिडेंशियल नहीं कर सकते एकदम। यू कैन नॉट चेंज आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आउटराइटली, क्योंकि क्या इंडिया में भी काफ़ी डिबेट भी थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जाएगा इंडिया में। बट यू मस्ट नो दैट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर, ये किस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में बोला था, ये मुझे बताओ कमेंट में। देन आर्टिकल 13, 32, 226, इट इज़ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन फेडरल स्टेट, आर्टिकल 368, वो जिसमें स्टेट 50% स्टेट का कंसर्न होना चाहिए, उनकी असेंट होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए अगर इफ़ दैट बिल, प्रपोज्ड बिल और अमेंडमेंट बिल रिफ्लेक्ट अफेक्ट्स अवर स्टेट्स। Then global decline of legislature because of reduction in time, expertise, increase in popular demand। यहाँ पे एक और आएगा, increase in delegated legislation। So मतलब IAS वगैरह से, एक्सपर्ट से जो लॉज के जो प्रोविजंस होते हैं, डिटेल पॉलिसी मेकिंग, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन IAS ऑफिसर्स उन सब से होता है, क्योंकि अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स डोंट हैव दैट मच existential knowledge and professional knowledge about the detailed aspects of him. Political executives have visions. Political executive has vision, whereas permanent executive has expertise। जैसे जर्नलिस्ट बोला जाता है, तभी ये एक चल रहा था कि लेटरल एंट्री का प्रोविज़न इसीलिए आया था। तो लेटरल एंट्री पे भी हम एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आप देखना। फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इज इक्वल टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जैसे कि यूके, वहाँ पार्लियामेंट सोवरेन है। अब पार्लियामेंट एंड जुडिशरी दोनों को हम देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज इन जजेस, पार्लियामेंट का पावर है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ जजेस, इंक्रीज इन जुडिशन ऑफ हाई कोर्ट। देन कॉमन हाई कोर्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, जैसे कि कॉमन हाई कोर्ट है
हमारे वहाँ पे लक्षद्वीप लक्षद्वीप के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, फिर बॉम्बे और दादरा नगर हवेली इनके लिए एक बार ये आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 3238 3223B, रिमूवल ऑफ जजेस। आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हुआ है बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं। एक बार एक जज को रिमूव का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था पर वो सक्सीड नहीं हुआ था। ये लक्ष्मीकांत से का नॉलेज मैं बता रहा हूँ आपको। देन ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312, इसको ये किसका पावर है? राज्यसभा, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा है, तो ये भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। देन फ्रीडम ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड फ्रॉम जुडिशियल कंट्रोल, पार्लियामेंट इज फ्रीडम ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम जुडिशियल कंट्रोल। देन नो, ये भी पार्लियामेंट जुडिशरी के फंक्शंस के जो ओवरलैप होता है उसमें आता है। नॉट टू डिस्कस कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन पार्लियामेंट। देन यहाँ पे है चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अभी हमने डिस्कस किया वो केशवानंद भारती के एस्टैब्लिश लिमिटेड गवर्नमेंट, ओके। देन बेसिक डॉक्ट्रिन आया, यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री नॉट सुप्रीम। हाँ, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो यूके की तरह सुप्रीम नहीं है। यूके की तरह सुप्रीम क्यों नहीं है? कि हमारे वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो यूके में है वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई यूके में है, यूके 1215, द मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन, जो फंडामेंटल राइट्स ब्रिटेन के किंग ने क्राउन ने दिए थे इनको सिटीजन को, वो कब दिए थे? 1215 में दिए थे, चार्टर मैग्ना कार्टा के द्वारा। तो एक डिबेट ये भी है, मेरा ये क्वेश्चन था, जो वाजीराम एंड रवि के फाउंडर है रविंद्रन सर, वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, मतलब वेरी जेन्युइन पर्सन। तो उनको मैंने क्वेश्चन किया था चालू क्लास में कि सर अगर यूके इतनी एडवांस डेमोक्रेसी है, इतना ओल्ड है, पार्लियामेंट भी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उन लोगों ने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब रिटर्न क्यों नहीं कर देते सर? उनके लिए तो बड़ी आम बात है, आराम से हो सकता है। तो सर ने मुझे आंसर दिया था कि ये यूके के लिए प्राइड है, मैटर ऑफ प्राइड, कि हम हमारे 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 देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने लिखा नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी हमारा गवर्नेंस, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर एकदम एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। सो दे टेक प्राइड, यूके टेक्स प्राइड इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइड इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी एक आपको मैंने मेरा इंसिडेंट बताया मेरे क्लास का। देन मतलब ये तो मैंने बोल दिया कि पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम लाइक यूके, बट judiciary is also not supreme like USA, because judiciary also has limited power, because and we have checks and balances rather than complete watertight separation of power. So okay, तो इतना था जो मुझे आपको बताना था। सो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी नहीं है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी तो है, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी नहीं है। पार्लियामेंट्री इंडिया पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी, yes, parliamentary supremacy yes, parliamentary sovereignty no, cause of judicial review। parliamentary supremacy इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्स लॉ हैज़ हाई वैल्यू देन एनी अदर लॉ मेड बाय दैट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ इतना ही इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के लॉ को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने विसाखा गाइडलाइंस दी, तो फिर उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, तो पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी है क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है रेदर एनी अदर लेजिस्लेशन। तो इतना है भैया पार्लियामेंट के बारे में मैंने बताया आपको। पार्लियामेंट्री डिस्ट्रक्शन आप क्या करना, पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना भाई। और ये थोड़ा मीन्स के रिलेटेड कंटेंट है, 2025 के लिए जो भी दे रहे हैं मीन्स, 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये रिलेवेंट रहेगा। सो आई होप इट हेल्प्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू लाइक, कमेंट एंड
subscribe this channel, bro and sisters.